7 things about money that every young person should know. आप 20s पे हो या आपके अर्ली 30s पे हो, आप कॉलेज पे हो या इवन स्कूल पे, पैसों के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए. It's needless to say that money skills are one of the most important skills, and if you're good at this, it's safe to say that you'll do good in life. Also at the end of this मैं आपको कुछ बेसिक एंड इजी टू रीड बुक्स रेकमेंड करूंगा जो आपको समझने में मदद करेगा कि हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स इन रियल लाइफ. सो विदाउट फर्दर अडू देख लेते हैं सातों में से पहला चीज विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. दो दोस्त राज और सिमरन दोनों को ही अपने 24 साल की उम्र पे नौकरी मिला और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता चलने लगा. सिमरन ने सोचा कि अभी से ही रिटायरमेंट का प्लान करते हैं और उसके लिए वो 5,000 रुपए करके एवरी मंथ इन्वेस्ट करने लगे. दूसरी तरफ राज सोचा कि इट्स टू अर्ली टू इन्वेस्ट और महीने के अंत पे उसके हाथों पे उतना पैसे बचेगा भी नहीं. फास्ट फॉरवर्ड 12 इयर्स. सिमरन ने वो 5,000 का इन्वेस्टमेंट बंद करने का डिसीजन लिया और जितना पैसा जमा था वो उस फंड पे ही रहने दिया. दूसरी तरफ राज सोचा कि उसको अभी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए और क्योंकि वो थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा था तो वो हर महीने 10,000 रुपए करके इन्वेस्ट करने लगे. ऐसा अगला 24 सालों के लिए चला. अब दोनों ही 60 साल का हो गए. अब आपको क्या लगता है कि किसके पास ज्यादा पैसे जमा हुआ होगा? ऑब्वियसली राज, राइट? क्योंकि उसने 24 सालों के लिए 10,000 प्रति महीना करके पैसा जमा किया, जहां सिमरन ने सिर्फ 12 साल के लिए 5,000 प्रति महीना करके रखा और पिछले 24 साल तो एक भी पैसा नहीं डाला. रॉन्ग. राज ने 24 सालों में इन्वेस्ट किया 28.8 लाख रुपीस और 12% इंटरेस्ट रेट पे उसने जमा किया 1.5 करोड़ रुपए, जो उनके इन्वेस्टमेंट के करीब 5 गुना है. पहले सिमरन अपने 12 सालों पे सिर्फ 7.2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया, पर कुल मिला के उनका पैसा हुआ 2.34 करोड़ रुपीस, जो उनके इन्वेस्टमेंट से 32.5 गुना है. दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और यही वो पहला चीज है दैट एवरीवन शुड नो अबाउट मनी. कंपाउंड इंटरेस्ट. जी हाँ, वही कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम क्लास 7 पे सीखे थे. एक्चुअली हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है. वो इंटरेस्ट फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए री इन्वेस्टेड होता है, तो हमें बेसिकली उस इंटरेस्ट के लिए भी इंटरेस्ट मिलता है और ऐसे ही विद टाइम वो अमाउंट मल्टीप्लाई होते जाता है. सपोज आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एवरी ईयर 10 करके मिलना चाहिए. बट एक्चुअली ये कुछ अलग होता है. आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए के लिए आपको पहले साल 10 रुपए मिलते हैं. अब अगला साल पे वो 100 रुपए और 10 रुपए मिला के 110 रुपए री इन्वेस्टेड होता है और उस पे नेक्स्ट ईयर आपको उसका 10% इंटरेस्ट मिलता है विच इज 11 रुपए. फिर से नेक्स्ट ईयर 121 रुपए इन्वेस्टेड होता है और उससे 10% यानी कि 12 रुपए आपको एज अ इंटरेस्ट मिलता है. और ऐसे ही आप हमेशा पैसों के लिए काम ना करके आपके पैसों को और भी पैसा बनाने के लिए काम पे लगाते हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि जितने जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आप समय को आपके फेवर में काम करवा सकते हो. आप आपके पैसों को और भी ज्यादा काम पे लगा सकते हो और भी ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हो. एट द सेम टाइम आपका एज और सिचुएशन जो भी हो, डोंट थिंक कि आप इन्वेस्टमेंट पे बहुत लेट कर दिए. द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज राइट नाउ एंड यू आर ऑलमोस्ट नेवर टू लेट. अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचना तो चाहिए. दैट ब्रिंग्स अस टू सेविंग्स, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड स्ट्रगल्ड अपॉन टॉपिक. एक एवरेज इंसान सैलरी मिलने के बाद पहले बिल्स पे करते हैं, फिर अपना नीड्स को मीट करते हैं, फिर वांट्स को देखते हैं, फिर कुछ बचा तो सेविंग्स करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब करने के बाद कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि जब हमारे हाथों पे थोड़ा एक्स्ट्रा मनी होता है तो हम इम्पल्स बाइंग करने लगते हैं. फिर ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ईएमआईज, बिग बिलियन डेज हमें फोर्स करता है ऐसा चीजें खरीदने के लिए जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए. और फिर हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट मंथ से पक्का सेविंग्स करेंगे. नाउ ये नेवर एंडिंग ट्रैप से बचने के लिए एक बहुत पॉपुलर वे है, दैट इज पे योरसेल्फ फर्स्ट. एंड दैट इज द सेकंड थिंग आई वांट एवरीवन टू नो अबाउट मनी. मतलब अपने इनकम का एक परसेंटेज पहले से ही सेविंग्स के लिए डेडिकेट करना. ऑलमोस्ट सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे ऐसा कोई तरीका आपको मिल ही जाएगा जिससे आप सेट कर सकते हैं कि महीने का एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाए और उस जगह पे इन्वेस्टेड हो जाए. डू दैट. इससे बेकार का चीजें खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं बचेगा और आप एक्चुअली में सेविंग्स कर पाएंगे, और वो भी यही महीने पे. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टू सेव. अब 50-30-20 या 60-30-10 ऐसा बहुत सारे थंब रूल होता है कि आपको आपके इनकम के कितना परसेंट आपके नीड के लिए खर्च करना चाहिए, आपका वांट के लिए खर्च करना चाहिए और कितना सेविंग्स करना चाहिए.
बट आई बिलीव कोई एक रूल सबके लिए सेम नहीं हो सकता। दैट इज वाई आई रिकमेंड दिस। महीने का सारा डिफरेंट डिफरेंट इनकम और एक्सपेंडिचर को एक जगह पे नोट डाउन करना, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, नो मैटर हाउ रेगुलर इट इज। एंड दैट इज द थर्ड थिंग आई वांट एवरीवन टू नो अबाउट मनी। When you keep track of something, you end up managing that better. और पैसे के लिए भी ये सेम रूल अप्लाई होता है, क्योंकि महीने के अंत पे आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा परचेज वर्थ नहीं था, कौन सा परचेज आप रिग्रेट करते हो और कौन सा परचेज ना करके सेव करते तो ही बेहतर है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका इनकम का कितना परसेंट कहाँ जा रहा है और आपको एकदम सही अमाउंट पता चलेगा जितना आप सेविंग करना अफोर्ड कर सकते हो। प्लस ये आपको बेटर मॉनेटरी डिसीजंस लेने पे भी मदद करता है। नाउ पैसा सेव करे तो कहाँ करें? बैंक पे, राइट? नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि आपका सेविंग्स अकाउंट पे आप पैसा पाने के बजाय खो रहे हो? यस, लेट मी एक्सप्लेन। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से आप कभी ना कभी यह सुने होंगे कि हमारे टाइम पे हम 5 रुपए पे मूवीज देखते थे, हम 1 रुपए पे चावल खरीदते थे, हम 50 पैसे पे ये खरीदते थे, वो खरीदते थे। एंड इट्स नॉर्मल, राइट? विद टाइम हमारा डेली यूजेबल कमोडिटीज का प्राइस बढ़ता हुआ जाता है एंड फॉर द सेम रीजन हमारा पैसे का वैल्यू कम होता जाता है। आज से 20 साल पहले 100 रुपए पे आप जितना कुछ चीजें खरीद सकते थे, आज उतना नहीं खरीद सकते। तो समय के साथ साथ पैसे का वैल्यू कम होने का ये जो इंसिडेंट है, इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो एवरी ईयर आपका पैसे का वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके कम करता जाता है। पिछले 5 सालों पे हमारे कंट्री पे इन्फ्लेशन का वैल्यू कुछ 3.5 से 5% के अंदर होता है। मतलब पैसे का वैल्यू एवरी ईयर 3.5 से 5% कम होता जाता है। अब कोई भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट होता है 2.7 से 3 के अंदर। मतलब एवरी ईयर आप लगभग 1 से 1.5% पैसा आप आपके सेविंग्स अकाउंट से खो रहे हैं। दिस इज वाई बैंक पे पैसा रखना मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एटलीस्ट आपके पैसा फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट या पीपीएफ फंड या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, ये सब पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से। मोर ऑन दिस इन अनदर वीडियो। बट फिलहाल सपोज आप आपके कोई गोल के लिए आप अगले 10 साल पे 20 लाख सेव करना चाहते हैं, पर आज से 10 साल बाद उस 20 लाख का एक्चुअल कीमत होगा करीब 14 लाख के आसपास। नाउ विल दैट बी एनफ फॉर योर गोल? So if you don't consider inflation while planning your financial goals, you are doing a mistake. And that is the fourth thing I want everyone to know about money. Now, सपोज आप आपके सारे सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट्स पे डाल देते हो और आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल रहा है, बट अचानक से आपका कार खराब हो जाता है या आपका फोन खराब हो जाता है या आपका टीवी खराब हो जाता है। अब ये नया लेने के लिए या मरम्मत करने के लिए आपको कोई आपका इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना पड़ेगा, जो अच्छा खासा रिटर्न्स मिल रहा था उसको छोड़ देना पड़ेगा। विल दैट बी गुड? दिस इज वाई यू नीड टू हैव एन इमरजेंसी फंड। नाउ एवरी मंथ आपका सेविंग का 1% ऐसा कोई जगह पे रखना चाहिए जहां से आप विदाउट एनी कंसिक्वेंस पैसा निकाल पाओ। अब चाहे वो इन्फ्लेशन को बीट करे या ना करे। इनफैक्ट ऐसा बहुत लिक्विड फंड्स भी होता है जो इन्फ्लेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से बीट करता है और पैसा निकालना भी बहुत आसान होता है। अब आपके इमरजेंसी फंड पे कितना पैसा इनफ है, डिपेंडिंग ऑन योर मंथली एक्सपेंडिचर एंड इनकम, हम यहाँ पे एक थंब रूल यूज कर सकते हैं, विच इज 3x to 6x ऑफ योर मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब हर महीने पे आपका जितना खर्चा होता है उसका 3 से 6 गुना। इस फंड पे आपका जितना ज्यादा पैसा होगा, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम उतना ज्यादा होगा। और यही वो पांचवा चीज है जो सबको पता होना चाहिए अबाउट मनी। छठा चीज जो हर किसी को पैसे के बारे में पता होना चाहिए वो है एसेट एंड लायबिलिटी का डिफरेंस, ताकि आप पैसों को लेके और भी ज्यादा माइंडफुल हो पाओ। एसेट एक ऐसा परचेज होता है जो विद टाइम हमें रिटर्न्स देता है, विद टाइम जिसका वैल्यू इंक्रीज होता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब लायबिलिटी एक ऐसा परचेज होता है जिसका वैल्यू विद टाइम डिक्रीज होता है, जो हमें ना रिटर्न्स देता है ना कुछ देता है, उल्टा उसका वैल्यू कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ड्रेसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट बेसिकली एसेट और लायबिलिटी डिपेंड करता है उसका यूज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कार खरीदो तो विदाउट अ डाउट वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा और उसका वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा। पर अगर आप एक कार खरीद के ओला या उबर पे दे देते हो उस कार को, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक डीएसएलआर खरीदो और उसको बहुत कम यूज करते हो तो वो एक लायबिलिटी हो गया। पर उसको ही अगर आप वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट क्रिएट करने के लिए या फोटोग्राफी करने के लिए यूज करो
तो दैट बिकम्स एन एसेट। सो व्हाट आई बेसिकली मीन इज कोई भी चीज खरीदने के लिए आपके दिमाग में एक क्लियर रीजन वाई होना चाहिए। एसेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट आपके सारे खर्चे का जो पर्पस है उसको डिफाइन करने पे मदद करेगा। The seventh thing I want everyone to know about money is not about money. It's about time. Time is often more important than money. आज आप कैसे आपके टाइम स्पेंड करते हैं डिटरमाइन करता है कि कल आप कैसे रहोगे। पर यंग एज पे अक्सर हम टाइम को वैल्यू करना नहीं जानते। कोई हमसे पैसा मांग ले तो हम उतने आसानी से देने को तैयार नहीं होते। पर अगर कोई आके हमसे टाइम मांगे कि बोले चल घूमने चलते हैं, चल चाय पीने चलते हैं, तो हम अक्सर आसानी से दे देते हैं। पर ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू पुट अ प्राइस टैग ऑन योर टाइम। डोंट गेट मी रॉन्ग, दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, चाय पीने जाइए, मूवीज देखिए, सीरीज देखिए, पर ये सब अपना नेसेसिटी मत बनाइए। ये सब के लिए हर रोज एक टाइम मत वेस्ट कीजिए। वो टाइम आप अपने आप को दीजिए। अपना स्किल्स डेवलप करें, कुछ नए सीखे, अपना एक्सपीरियंस कलेक्ट करें, मेमोरीज बनाएं। रिमेंबर, वंस यू स्टार्ट टू वैल्यू योर टाइम विल स्टार्ट टू वैल्यू यू। नाउ इज द टाइम फॉर बुक रिकमेंडेशन। तो पहला बुक मैं रिकमेंड करूंगा, उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इससे हम पैसे का एक बेसिक फिलोसॉफी सीख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाउ मनी एक्चुअली वर्क्स। जो लोग किताब पढ़ना उतना पसंद नहीं करते उन लोगों के लिए भी ये पढ़ना बहुत आसान है। दूसरा बुक मैं रिकमेंड करूंगा, आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। ये किताब मैं बहुत रिसेंटली पढ़ा और इसका जो थियरी है वो मुझे बहुत मॉडर्न लगा। ये बताता है कैसे हम लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करके भी पैसे सेव कर सकते हैं, कि वी डोंट हैव टू गिव अप ऑन एवरीथिंग टू सेव मनी। एट द सेम टाइम पैसे सेव करने का भी इम्पोर्टेंस समझाया गया है और फाइनेंस का जो जो बेसिक चीज़ है सब कुछ कवर किया गया है। तो ये दोनों ही बुक्स का अमेजन एफिलिएट लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को और स्ट्रेच नहीं करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि पैसों के बारे में जानना सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो शेयर इफ यू केयर। और ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के कंटेंट एवरी हफ्ते देखने के लिए ग्रोन अप टेल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। खैर, ये वीडियो आते आते थोड़ा वक्त लग गया, पर मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो पर।